वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने एल्ब्यूगो पढ़ा, मीन्स वो क्रूसीफेरी फैमिली में वाइट रस्ट कोज करता है डिजीज़। फिर हमने पढ़ा स्क्लेरोस्पोरा जो डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज़ कोज करता है। फिर हमने पढ़ा एस्परजिलस और इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का फंजाई अगेरिकस। तो किसी भी फंजाई की स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन हम लिखते हैं। तो अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि अगेरिकस का क्लासिफिकेशन लिखिए, तो आपको उसमें उसके डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस को लिखना होता है। ठीक है, कभी कभी ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अगेरिकस क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा? डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड लास्ट वन इज जीनस। तो डिवीज़न वही होगा यूमाइकोटा, सब डिवीज़न होगा बेसिडियो माइकोटिना, क्लास होगी हाइमेनियोमाइसिटीज, ऑर्डर होगा फैमिली होगी अगेरिकेसी और जीनस होगा अगेरिकस। हाँ, तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे डिवीज़न यूमाइकोटा में रखा गया है, सब डिवीज़न बेसिडियो माइकोटिना में रखा गया है। बेसिडियो माइकोटिना में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, क्लास है हाइमेनियोमाइसिटीज, ऑर्डर है होमोमाइसिटिनी, फैमिली है अगेरिकेसी और जीनस है अगेरिकस। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका क्लासिफिकेशन। ऑर्डर होगा इसका होमोडाइमोमाइसिटीज। ठीक है, ये तो हुए इसकी क्लासिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की, आवास।
तो आवास के बारे में क्या आएगा कि इन्हें चरागाह की छतरी भी कहते हैं। चरागाह की छतरी इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फंजाई होती है ये खुले मैदान में पाई जाती है। ठीक है, तो इनका आवास क्या हुआ कि ये इन्हें चरावाहा या चरागाह की छतरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुले मैदानों में पाई जाती हैं और भारत में लगभग 1 दर्जन अगेरिकस की स्पीशीज खोजी जा चुकी है। ये मोस्टली सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स मीन्स ये मुख्यतया मृतोपजीवी होते हैं और अगेरिकस बाइस्पोरस या अगेरिकस बाइस्पोरी ऐसी फंजाई है जिन्हें खा सकते हैं। इसे खुम्ब या कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। तो अगेरिकस की ऐसी स्पीसीज जो खाने योग्य होती है या नॉन पॉइजनस होती है, अगेरिकस बाइस्पोरी। ठीक है, ये खाने के काम में भी आ जाती है। अब देखो हम इसके बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ये छतरी के समान संरचनाएं होती हैं जिसे हम बचपन में हम देखते थे कि जमीन पे या गोबर पे, मिट्टी में, कचरे में ऐसी छतरी जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती थी। हम क्या बोलते थे उसे? सांप की छतरी। हाँ, तो ये वही सांप की छतरी है जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में सांप की छतरी कहते हैं। तो ये छत्रनुमा संरचनाएं होती है जिनका भूमिगत भाग, ये हो गई भूमि, ठीक है, जिनका भूमिगत भाग माइसीलियम होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये छत्रीनुमा संरचनाएं होती है। जिन छत्रीनुमा संरचनाओं का भूमिगत भाग माइसीलियम या कवक जाल होता है, ये जो कवक जाल होता है वो अतिशाखित होता है और पट्टयुक्त होता है। ठीक है, तो ये अतिशाखित पट्टयुक्त कवक जाल होता है जिसके वायवीय भाग पे ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो कवक तंतु है वो कवक तंतु पट्टयुक्त होता है और एक केंद्र की होता है, यूनिसेल्युलर होता है। ये देखो आप, तो अगेरिकस का भूमिगत भाग जिसे कवक जाल कहते हैं वो अतिशाखित पट्टयुक्त होता है, एक कोशिकीय होता है। तो इन्हें कहते हैं प्राइमरी हाइफल फिलामेंट। हाइफल फिलामेंट मीन्स कवक सूत्र, तो इन्हें प्राइमरी कवक सूत्र कहते हैं। जब ये प्राइमरी कवक सूत्र एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यह द्विकेंद्रिक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं द्वितीयक कवक सूत्र। सो देखो, ओवरऑल देखो कि फर्स्ट थिंग कि इसका वायवीय भाग छत्रीनुमा होती है जिसे छत्रक कहते हैं। ठीक है, और इसका भूमिगत भाग क्या होता है? अतिशाखित कवक जाल होता है जो पट्टयुक्त होता है, एक कोशिकीय होता है। इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी हाइफल फिलामेंट या प्राथमिक कवक सूत्र। जब दो प्राथमिक कवक सूत्र मिल जाते हैं एक दूसरे से या जुड़ जाते हैं तो द्वितीयक कवक सूत्र का
निर्माण करते हैं, जो कि कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है, डाइकैरियोटिक होती है। अब देखो आप, जब बारिश का टाइम आता है तो बारिश के टाइम में इस कवक जाल से उभार के रूप में फ्रूटिफिकेशंस निकल आते हैं। इन फ्रूटिफिकेशंस को, फ्रूटिफिकेशन मैंने बताया था फलन काय, ठीक है, फलन काय। तो जब बारिश का टाइम आता है तब इनसे फ्रूटिफिकेशन या फलन काय निकलते हैं। ये फलन काय ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये फलन काय कवक तंतु के ऊपर स्थित होते हैं और वायवीय भाग में फैली हुई छत्रनुमा संरचना बनाते हैं। इन्हें परियों का वलय कहते हैं, ठीक है। तो जब बारिश का टाइम आता है, मिट्टी में नमी होती है, तब इस कवक सूत्र से फलनकायों का निर्माण होता है। ये फलनकाय बाहर की ओर वायवीय भाग में आ जाते हैं और छतरी बना लेते हैं। तो इन्हें फेरी रिंग्स या परियों की वलय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब हम पढ़ते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें सेक्सुअल, असेक्सुअल व वेजिटेटिव तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है। तो अगेरिकस में, अगेरिकस बाइस्पोरी स्पीसीज जो होती है अगेरिकस की, वो खाने योग्य होती है, जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। अब देखो इसके रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो इसमें कायिक, लैंगिक व अलैंगिक तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो गिल होता है, हाँ गिल क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये मान लो ये उस अगेरिकस का इन्वर्ट फॉर्म है, या मैं ये कहूँ ये अगेरिकस की छतरी है जिसको हम उलट के देखते हैं। तो ये जो संरचनाएं पाई जाती है गिल, इन्हें कहते हैं गिल, ठीक है। तो ये पतली संरचनाएं पाई जाती है पर्दे जैसी, इन्हें गिल्स कहते हैं। यह है छत्र और ये होता है इसका छत्रिका वाला भाग। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो कवक तंतु होते हैं वो कवक तंतु छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, या इसके माइसीलियम को, माइसीलियम कवक जाल, ठीक है, इसके माइसीलियम के छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें उगाया जाता है, जिससे कि ये अगेरिकस प्राप्त होते हैं। तो इसका रिप्रोडक्शन कैसे हो गया? फ्रेगमेंटेशन या विखंडन से, क्योंकि इसमें देखो आप जो कवक तंतु है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब देखो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अगेरिकस में होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रजनन की सामान्य विधि नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से इससे पहले वाले फंजाई मैंने पढ़ाए थे उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, जनन की एक सामान्य विधि होती थी उन फंजाई में, लेकिन ये जो फंजाई है अगेरिकस, इनमें अलैंगिक जनन, जनन की सामान्य विधि नहीं होती है। और अगर इसमें अलैंगिक जनन कभी हो रहा है तो वो होता है
क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा, ठीक है, जो क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं उनके द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो ये होता है इसका वृंत, ये होता है छत्र। इसकी इन्वर्टेड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, ऐसी होती है। ये देखो आप, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, वृंत छत्र में डिवाइड होता है। अगर इसकी उलट के हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बहुत सारे गिल्स पाए जाते हैं और ये इसका छत्रिका वाला पोर्शन है, ये छत्र होता है ये वाला, और इसमें ये वलय होती है। वलय वो स्थान होती है जहाँ से ये वृंत आके जुड़ता है। ये वृंत का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसे मैं बोल सकती हूँ ऊर्ध्व काट है। समझ लो कि ये इस सांप की छत्री का वृंत है, और अगर मैं इसको ऐसे काटूं, लॉन्गिट्यूडनल ऊर्ध्व काट काटूं, तो ये ऐसे संरचना बनती है, ठीक है। तो ये इसके ओवरऑल हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब मैं अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करूं तो क्या होता है कि जब बारिश का समय आता है, तब बारिश का समय आने पे मिट्टी में दबे हुए अगेरिकस के माइसीलियम या कवक तंतु में फ्रूटिफिकेशंस का निर्माण होता है या फलनकाय का निर्माण होता है। फलनकाय का निर्माण कैसे होगा वो देखो कि ये मिट्टी में दबे हुए माइसीलियम है। तो जब बारिश का वक्त होता है तब माइसीलियम, जो कि कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। तो प्राइमरी माइसीलियम से मिल के क्या बनेंगे, सेकेंडरी माइसीलियम। तो जब नमी होती है, बारिश का टाइम होता है और इनमें रिप्रोडक्शन का वक्त आता है, तब इन माइसीलियम से एक उभार युक्त संरचना का निर्माण होता है। ये उभार युक्त संरचना को प्रांकुर कहते हैं, ठीक है। ये सफ़ेद रंग की होती है या फिर मटमैले रंग की होती है। तो ये सफ़ेद रंग की उभारनुमा संरचना जब मिट्टी के बाहर आती है और जब धीरे धीरे इसे नमी मिलती है, तब ये उभारनुमा संरचना आगे जाके इसके वृंत की लंबाई बढ़ जाती है और इसका जो शीर्ष भाग होता है, जो अंगुलीनुमा या प्रांकुरनुमा होता है, वो छत्रनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जब इसकी सफ़ेद संरचना बाहर निकलती है तो इसे कहते हैं बटन अवस्था या बटन, ठीक है। बटन अवस्था कब हुई, जब माइसीलियम से ये उभारनुमा सफ़ेद रंग की संरचना निकलती है तो इसे बटन अवस्था कहते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे ग्रोथ होती है और उसे नमी प्राप्त होती है तो एक छत्रनुमा संरचना में, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसमें इस छत्र का निर्माण होता है और सफ़ेद संरचना को इसमें जो अंगुलीनुमा प्रांकुर होता है उसे क्या बोलेंगे, बटन, ठीक है। अब देखो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल में अगर इसके छत्रों की बात करूं तो इसमें जो छत्र पाए जाते हैं, जिन्हें फेरे रिंग्स भी कहते हैं, ये जो छत्र होते हैं ये सफ़ेद रंग के हो सकते हैं, हल्के गुलाबी और मटमैले रंग के भी हो सकते हैं। अब देखो इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है।
देखो ये चित्र के गिल का टुकड़ा है, ठीक है। तो जब ये मिट्टी में दब जाता है तो दब जाने के बाद में क्या होता है कि जो भूमिगत भाग होता है तो वहाँ से ये जो गिल की आंतरिक संरचना होती है, तो कोई भी अगर फंजाई है तो उसकी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होगा, कवक तंतुओं से। कवक तंतु माइसीलियम बनाएंगे और कुछ माइसीलियम इतने अच्छे से अरेंज हो जाते हैं कि वो फ्रूटिफिकेशन से या फलनकाय बना लेते हैं। तो एक्चुअल में जो सांप की छतरी हम जिसे बोल रहे हैं वो एक फलनकाय है जो किससे बना हुआ है, कवक तंतु ने माइसीलियम बनाया और माइसीलियम इतने अच्छे से मॉडिफाई हो गए, अपने आप को रूपांतरित करके फलनकाय बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फलनकाय होते हैं वो एक्चुअल में माइसीलियम ही होता है। तो उसकी आंतरिक संरचना जर्मिनेट होके एक उभार को बनाती है। ये उभार में आगे डिविजन्स होते हैं। डिविजन्स होने से क्या होता है, यह बहुकेंद्र की अवस्था हो जाती है। अब ये बहुकेंद्र की जो अवस्था होती है इस पे ये जो संरचनाएं हैं ये बॉटल नुमा जिसे कहते हैं स्टिग्मेटा या प्रांकुर। तो ये जो प्रांकुर है इस पे दो प्रांकुरों का निर्माण होता है और इन प्रांकुरों पे बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। देखो जिस प्रकार एस्परजिलस में एस्कोस्पोर्स बने थे उसी प्रकार अगेरिकस में बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। तो ये जो यहाँ पे केंद्रक थे वो डिवाइड हुए और बहुकेंद्र की अवस्था बनी है। ये बहुकेंद्र की अवस्था बेसिडियम कहलाती है। इस बेसिडियम से अंगुलीनुमा उभार निकलते हैं जिन्हें प्रांकुर कहते हैं। ये प्रांकुर संख्या में 2 होते हैं। इन प्रांकुरों का जब साइटोप्लाज्म शीर्ष भाग में चला जाता है और केंद्रक विभाजन करना शुरू कर देते हैं तब ये प्रांकुर बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण कर देते हैं और ये संरचना कौन सी हुई, बेसिडियम जिसमें बेसिडियोस्पोर्स आते हैं या जिनका उत्पादन करती है थैलेनुमा संरचना बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिडियम है इनका प्रकीर्णन होता है वायु के द्वारा और ये यूं यहाँ पे मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद में जब ये मिट्टी में दबते हैं तो मिट्टी में दब के इसके जो प्राथमिक तंतु होते हैं वो प्राथमिक तंतु मिल के द्वितीयक तंतुओं का निर्माण करते हैं और इन द्वितीयक तंतुओं से जब बारिश का समय आता है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है तब क्या होता है कि इनसे वो फ्रूटिफिकेशंस बाहर आ जाती है जिन्हें हम छतरी या छत्रक कहते हैं। अब सुनो, और इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूस की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र चलता रहता है। अब एक बात सुनना, जो अगेरिकस होता है उसमें लैंगिक जनन तो होता है लेकिन जननांगों का अभाव होता है। इतनी देर से आपके दिमाग में भी क्वेरी आ रही होगी कि इसमें एंथ्रीडियम नहीं बना, आर्किगोनियम नहीं बना, इसमें बनता है, इनमें जननांगों का अभाव होता है। इसलिए इसकी जो सेक्सुअल प्रोसेस है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब देखो ये जो गिल होता है इस गिल में ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है, द्विगुणित संरचना। तो ये भी डिप्लॉयड हुआ और इसमें अब होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बने। ये जो द्विगुणित केंद्रक था इससे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने और इसमें डिवीजन से बनती है बेसिडियम। बेसिडियम से क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर जो स्टिग्मेटा पे स्थित होते हैं और इनका प्रकीर्णन ऐसे होता है। तो प्लाज्मोगेमी कैसे बताई थी मैंने कि जब
दो सेल्स का साइटोप्लाज्म संलयित हो जाता है तो वो होती है प्लाज्मोगेमी। और जब दो सेल्स का साइटोप्लाज्म व केंद्रक दोनों मिक्स होके एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण करते हैं तो वो होती है कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी में केंद्रक का संलयन नहीं होता है, जबकि कैरियोगेमी में केंद्रक का संलयन होता है। मियोसिस, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें मियोसिस होगा। अब देखना इसमें मियोसिस कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो प्राथमिक तंतु होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक केंद्र की होता है। जब दो प्राथमिक तंतु मिलेंगे तो वो कौन सी संरचना बनाएंगे, डिप्लॉइड या द्वितीयक कवक सूत्र का निर्माण करेंगे। तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रही, डिप्लॉइड 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 ऐसे स्ट्रक्चर रहेगी। क्योंकि इसमें मेल और फीमेल नहीं पाए जाते तो इनके जो सूत्र होते हैं कवक सूत्र, उनको पॉजिटिव स्ट्रैंड व नेगेटिव स्ट्रैंड से शो किया जाता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड मिलके सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो डिप्लॉइड होती है। और इस तरह इसमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस के द्वारा कंप्लीट लाइफ साइकिल चलती रहती है। और इस तरह आपके अगेरिकस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट फंजाई शुरू करवाऊंगी। थैंक यू।